बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और एक नई सुबह के साथ, एक नए हफ्ते के आगाज़ के साथ और बहुत सारी नई बातों के साथ जो कि आपके और मेरे दोनों के लिए बड़ी हैरान कुन है कि भाई आपको आज 25 जुलाई 2022 के एपिसोड में करते हैं खुशामदीद। लेकिन कमाल हो गया और कमाल ही हो गया कि इतनी मूसलाधार बारिश होने के बावजूद बिजली नहीं गई कई इलाकों में। जिस अमाउंट की बारिश है, जिस नस्ल की और जिस शक्ल की बारिश हो रही है या हो रही थी पिछले रोज़ या गुज़श्ता रोज़ों जो जितने भी दिन गुजरे हैं, उसके हिसाब से तो बिजली आनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन मैं तो बहुत हैरान हूँ, जो सच है वो 92 न्यूज़ पर आपको ज़रूर सुनाई देता है, क्योंकि बारसूख जनाब हमारे जो सच्चाइयाँ हैं वो सब सामने आती हैं। 92 पे आप बराह रास्त में देख रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये कि बारिश जिस तरह हुई, हैरानी ये थी कि लोग परेशान ये थे कि वाकई पानी जिस तरह जिस अमाउंट से खड़ा होना चाहिए था, जिस जगह जमा होना चाहिए था, वाकई बहुत जगहों पे पानी बहुत अमाउंट में है, अग्रीड, मगर स्टिल इट्स नॉट दैट बैड। और क्यों ना अच्छी सोच और अच्छी बातों के साथ दिन का आगाज़ किया जाए, ताकि आने वाला जो दूसरा स्पेल है जो कि दोपहर में कराची और सिंध के इलाकों में मुतवक्के है, उसके लिए ज़रा हम अच्छी दुआएं कर सकें कि अल्लाह पाक ये जो बारिश है मेरे लिए बेहतरीन मामलात लेकर आए। तो दिन का आगाज करते हैं जनाब। आज प्रोग्राम की बात करें तो मानसून के सीजन का नया स्पेल कराची में दाखिल हो रहा है। दोपहर के बाद जो है जनाब जरूर दाखिल होगा, लेकिन अगर अब तक की बात बताएं तो ज़ेर एलाब जो इलाके हैं उसमें नाज़ाबाद, शहर फैसल, लियारी, खारादर और जनाब ओल्ड सिटी एरिया में पानी अभी तक बहुत जमा है और काफ़ी इलाकों में, अच्छे इलाकों में भी जमा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो खबर आई है वो भी सुन लीजिए। बारिश का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा। अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स, अभी अगर बारिश रुकी हुई और थमी हुई है तो स्टॉक कर लीजिए, दाल चावल स्टॉक कर लीजिए, आटा स्टॉक कर लीजिए। और साथ में अगर मेड आपकी 24 घंटे वाली है, उसकी छुट्टी का दिन था तो उसको मत जाने दें। हैं अच्छा, सुना तो नहीं किसी ने? अच्छा, दूसरी बात, और ये बात कि मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके जनाब अगर हम आगे बात करें तो वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने भी, उनको मैंने कल देखा काफ़ी न्यूज़ में, वो रेन कोट पहने हुए थे और काफ़ी भीगे हुए जगह पर मुस्तकिल इलाकों में मुख्तलिफ उन्होंने जाके इंतजाम का जायज़ा भी लिया। कराची समेत सिंध दीगर शहरों में भी बादल जो है वो जम के बरस रहे थे और बरसने जा रहे हैं। मौसम कैसा रहेगा अगले आने वाले कुछ घंटों में, क्योंकि पहले जब नॉर्मल दिन होते तो हम आने वाले दिनों और हफ्तों की बात करते हैं, लेकिन आज हम आने वाले घंटों की बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तो हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज़ हमें अपडेट करेंगे इस वक्त शहर का सूरत हाल है। फयाज यूनुस साहब हमारे साथ हैं। जी फयाज भाई, प्लीज बताइए क्या सिचुएशन है, कहाँ पर बहुत ज्यादा पानी है, कहाँ पर बेहतर मामला है, प्लीज बताइए। शुक्रिया माया, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की सबसे अहम शाहरा यूनिवर्सिटी रोड पर, जहाँ बारिश का पानी जमा है। कराची में बारिश का तीसरा स्पेल है। तीसरे स्पेल में सबसे ज्यादा बारिशें हुई हैं और सबसे ज्यादा जो मुतासरा इलाका है वो सदर है, जहाँ 104 मिलीमीटर गुज़िश्ता रोज बारिश महकमा मौसमियात की जानिब से रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त अगर हम सदर की बात करें तो सदर, एम्प्रेस मार्केट, खारादर, ओल्ड सिटी एरिया, आई चंडीगढ़ रोड, आर्ट काउंसिल पे बारिश का पानी जमा है। निकासी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब भी 2 से 3 फीट वहां बारिश का पानी जमा है। यूनिवर्सिटी रोड के 2 से 3 मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हूं। अगर मैं यूनिवर्सिटी रोड की सूरत हाल आपको बताऊं, जो ट्रैक सफूरा चुरंगी से हसन स्क्वायर की तरफ जा रहा है, उस लेन पर, तीनों लेन पे बारिश का पानी जमा है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो सिर्फ फर्स्ट लेन की तरफ जाता है। अगर वो सेकंड या थर्ड की तरफ आता है तो उनकी गाड़ियां खराब हो जाती हैं। यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज से यहाँ पर बारिश का पानी जमा हो रहा था, मशीनरी भी लगाई गई। मशीनरी लगाने के बावजूद यहाँ से पानी की निकासी का अमल शुरू नहीं किया जा सका। अगर हम शाहर फैसल की बात करें तो शाहर फैसल के भी मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा है। नर्सरी से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ट्रिग रोड अंडरपास में बारिश का पानी जमा होना शुरू हो चुका है। नाता खान के करीब भी बारिश का पानी जमा है। उसके बाद जो एयरपोर्ट के जो नीचे वाले रोड है उस पर बारिश का पानी बहुत ज्यादा जमा है। एक्सपेक्ट कर रहे थे पानी जमा होगा, खड़ा होगा, बिकॉज मैं और शाहजेब हम इस तरह पहुंच रहे हैं और पहुंचने की कोशिश की है हम लोगों ने आज। वाकई में कुछ इलाकों में इतना पानी है कि शाहजेब कुछ लम्हे देर हुई और मैं थोड़ा पहले से पहुंचे कि वहाँ पे पानी थोड़ा कम खड़ा था। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए एवरेज तौर पे फयाज भाई बताइएगा, इज इट रियली बैड, लाइक बहुत बुरा हाल था क्या है? देखिए, जो रात की सूरत हाल थी वो काफी ज्यादा खौफनाक थी।
अगर हम बात करें बल्दिया की, तो बल्दिया का 25C का जो स्टॉप है वहां पर ईदी की जानिब से आज सुबह 6 बजे के करीब कश्तियां चलाई गई, क्योंकि 20 से 25 जो लोग थे वो अपने घरों में मौजूद थे और वहां पे भी 3 से 4 फीट बारिश का पानी जमा हो गया था। फौरी तौर पर इलाका मकीनों ने रेस्क्यू टीमों से राब्ता किया, जिसके बाद बल्दिया 25A स्टॉप के करीब रेस्क्यू टीमों की जानिब से जो है ऑपरेशन किया गया। तमाम तर अफराद को घरों से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। कराची का जो सबसे ज्यादा लेकिन फियाज भाई जहाँ से आप आए हैं वहां से आना तो आसान नहीं था। वो जरा आ रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे, फुटेज बना रहे थे, न्यूज में जा रहे थे, लेकिन आप जहां से आ रहे हैं, क्योंकि मैं इस वक्त अपनी पूरी टीम, हम सब एक टीम है ना, जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं लोग चप्पल पहन के, उसमें फंगस होता है, हम भी चप्पल पहन कर आए हैं और हमें पता है क्या हालात है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी। अब आप जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन लोगों को ये तो पता चले आप पहुंचे कैसे। देखिए माया, मेरा घर है गुलशन हदीद। गुलशन हदीद से मैं कारसास आया हूं, तो सबसे पहले जो बारिश का पानी है वो स्टील मिल मोड़ गुलिस्तान फैसल पर बहुत ज्यादा जमा है। वहां पर लोगों की गाड़ियां काफी ज्यादा खराब हो रही हैं। अगर उसके बाद हम बात करें तो कायदाबाद पुल के एतराफ में भी बारिश का पानी जमा है। मलीर काला बोर्ड, मलीर 15, मलीर काला बोर्ड की अगर सिर्फ हम बात करें तो वहां बारिश का पानी इसलिए जमा है कि वहां पर जो नाले हैं वो वहां पर वो जवाब दे चुके हैं। वहां पर नकासी का अमल और नालों की सफाई इस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। हमें गुज़िश्ता रोज से माया अगर हकीकत बात करें तो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और रेंजर्स के जवान हमें काफी ज्यादा सड़कों पर नजर आए। वो शहरियों की मदद कर रहे हैं, लेकिन असल जिम्मेदारी जिन बल्दियाती इदारों की, KMC, DMC की थी, वो उस तरीके से हमें फाल नजर नहीं आए। वजीर आला सिंध, उनके साथ सिंध काबीना के जो हुक्काम है, उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। यूनिवर्सिटी रोड, II चंडीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया, वहां पर उन्होंने जो ऑपरेशन है उसको तेज करने के अहकाम दिए गए। लेकिन कराची के शहरी कहते हैं कि सिंध हुकूमत को मजीद बेहतर इकदाम करने चाहिए। अगर हम बात करें तो कुछ बेहतरी की, तो वो शारा फैसल पर 3 से 4 मकामात जहां बारिश में हमेशा पानी जमा होता था, उसका सबसे बड़ा जो पॉइंट होता था वो कारसाज, नर्सरी और नाता खान था। लेकिन इस बार जो कुछ अर्सा कबल सिंध हुकूमत की जानिब से यहाँ पर नाले बनाए गए, वहां पर पानी की निकासी फौरी तौर पर हो गई। शहरियों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जिन मकामात पर इस बार बारिश का पानी जमा हुआ है, सिंध हुकूमत उन तमाम तर मकामात को पॉइंट आउट करे, वहां पर नाले बनाए, ताकि जो बारिश के दौरान पानी जमा होता है जिससे बराह रास्त कराची के शहरी मुतासिर होते हैं, वो ना हो सके। मौसम खुशगवार है, हमारी दुआ है कि जो बारिश का अगला स्पेल आ रहा है वो कराची वालों के लिए खुशियां लेकर आए और सबके चेहरे एक दफा फिर खिल उठे। आमीन आमीन। फयाज भाई आप भी खैर से पहुंचिएगा ऑफिस। अब आई नो इट बहुत चैलेंज है, हम भी इस चैलेंज को पार करते हुए पहुंचे और आप भी खैर ऑफिस के साथ पहुंचिएगा। थैंक यू सो मच फयाज भाई। नुमाइंदा NG2 न्यूज़ हमें बराह रास्त बता रहे थे इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है, जहां से वो आ रहे थे, उनका अपना पर्सनल और साथ में शहर कराची का क्या हाल है। लेकिन शायद जो हाल अभी हमें पता करना है वो वाला हाल है जिसको हम सोच सोच के हमें हाल उठ रहे हैं, और वो है मौसम का हाल। और मानसून का ये स्पेल कितने तक जारी रहेगा और इसकी शिद्दत में क्या कमी आएगी, क्या जो है वो इसमें इंक्रीज आएगा, जो है वो शाज़ेब और मैं जिस तरह हम पहुंचे, जिस तरह हमने कोऑर्डिनेशन किया है, हमें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। लेकिन देन अगेन लेट्स हैव वेदरमैन जवाद मेमन हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। बस ये है कि जवाद भाई जिस तरीके से पिछला स्पेल अभी ये निकला है, पूरी रात जिस तरह बारिश हुई है, लग रहा है हम कहीं और थे, हमें लग ही नहीं रहा था कि हम कराची में। तो अभी जो सुना है, ये खबर आई है उड़ती उड़ती कि अभी ये स्पेल खत्म नहीं हुआ है, एक और स्पेल दोपहर के बाद दाखिल हो रहा है। जरा आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी माया, बिल्कुल ये जो मौजूदा स्पेल है, जो सिस्टम है इसका सेंटर इस वक्त ठट्टा, बदीन और कराची के करीब मौजूद है और आज भी जो है वो इसी तरीके से चलेगा कि गैप्स के साथ साथ जो है वो शहर में बारिशें रहेंगी, कहीं मॉडरेट तो कुछ इलाकों में हैवी स्पेल भी पॉसिबल है। लेकिन जिस तरह कल हमने देखा कि गैप्स के साथ बारिश आ रही थी, आधा घंटा जो है वो तेज स्पेल आता था, उसके बाद बारिश थोड़ी हद तक स्लो डाउन हो जाती थी, तो आज भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन रहेगी और ये सिचुएशन जो है वो आज शाम तक एटलीस्ट कंटिन्यू करेगी। अच्छा, तो ये कब तक कंटिन्यू करने का जवाब भाई आपने?
कि ये जो तेज स्पेल जो है ये आज शाम या मैक्सिमम रात तक रहेगा, जबकि ये जो ऑन गोइंग सिस्टम है ये जिस तरह आपको याद है हमने बताया था कि ये तकरीबन 26 और 27 तारीख तक जो है शहर में इसके असरात रहेंगे। इसके ज़ेरे असर जो है वो कहीं ना कहीं लाइट टू मॉडरेट और कुछ इलाकों में थोड़ा सा हैवी स्पेल भी मुमकिन है। ये 26 और 27 तारीख तक इसके असरात रहेंगे। अच्छा, जवाब भाई, जिस तरीके से हम देख रहे थे गुज़िश्ता रोज माया, बारिश जो हो रही थी वक्फे वक्फे से हो रही है, मुसलसल हो रही है, और हम ये भी देख रहे हैं कि कभी तेज हो रही है, कभी वो हल्की हो जाती है। लेकिन ये जो मुसलसल बारिश है, ये जो आप बता रहे हैं 26 तारीख तक ऐसा सिलसिला रहेगा, ये मुसलसल बारिशें ऐसी चलेंगी या अब वो जो हैवी रेन का एक स्पेल था वो निकल चुका है आपके ख्याल में? नहीं शाजिद भाई, वो जो मुसलसल कंटिन्यूसली जो कल हमने बारिशें देखी 14-15 घंटे कंटिन्यूसली रही, वो क्योंकि सिस्टम का सेंटर अब हमसे करीब आ गया है तो वो जो जोर है वो ज्यादा अब बलूचिस्तान की तरफ थोड़ा सा उसने मूव कर लिया है। तो बारिशें होंगी लेकिन गैप के साथ साथ होंगी। कभी बारिश रुक जाएगी, उसके बाद फिर बादल बनेंगे, डेवलपमेंट्स होंगी, तो फिर शहर में जो है वो अगेन मॉडरेट टू हैवी स्पेल पॉसिबल है। कुछ देर के लिए ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर के लिए धूप भी निकल जाए, क्योंकि सेंटर हमारे करीब है। इस वजह से ज्यादातर जो बारिश होती है वो सेंटर से हट के थोड़ा सा वेस्टर्न और साउदर्न एंड के ऊपर ज्यादातर देखने में आती है इस मॉनसून सिस्टम के हवाले से। तो वो थोड़ा सा जो है ट्रफ जो है वो शिफ्ट होकर अभी बलूचिस्तान रीजन के आसपास मौजूद है। अच्छा, तो ये जो जा रहा है आपने कहा ठट्टा बदीन की तरफ और बलूचिस्तान की तरफ हेड कर रहा है जवाद भाई, तो क्या जिस तरह ये शाहजेब और हम लोग यही कह रहे थे कि सारी रात बरसा और आप भी कह रहे हैं मुसलसल बरसता ही रहा, कौन सा गुस्सा था बारिश का जो हम पे आ रहा था। बड़ा दिल कर रहा था हमारा बारिश एंजॉय करने का, लेकिन हम कर नहीं सके। डर इस बात का था ना बॉस कि सुबह कैसे जाएंगे ऑफिस। अभी आपको बताया नहीं हमने, लोगों की गाड़ियां डूबी हुई और पता नहीं क्या क्या हुआ था। खैर हमने बताया नहीं अपनी दुख की कहानी, हम दोनों पहुंचे कैसे। लेकिन देन अगेन ये जो जा रहा है, जिस तरह हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ के साथ ये बरस रहा था जवाद भाई, तो क्या जहां बलूचिस्तान हेडेड है ये वहां पर भी उतना ही स्ट्रेंथ के साथ होगा क्या? क्योंकि बलूचिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज्यादा तबाही आ चुकी है। बिल्कुल माया, मिला जुला जो है वो इसकी स्ट्रेंथ है जिस तरीके से है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये जब सिंध में एंटर हो रहा था तो ये एज अ सर्कुलेशन से इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर बन गया था और अभी भी ये एज अ लो प्रेशर इंटेंसिटी पर मौजूद है। तो बलूचिस्तान की किरथर रेंज जो है, जो हब सोमनानी, गडानी, ये जो सारे रीजन है और थोड़े से जो कोस्टल एरियाज हैं, क्योंकि अब ये सिस्टम कराची के करीब से गुजरता हुआ बहरा अरब में दाखिल होगा और बहरा अरब से फिर ये मकरान कोस्ट को बिल्कुल टच करता हुआ ईरान ओमान की साइड निकलेगा। तो बलूचिस्तान की किरथर रेंज और जो कोस्टल रेंज जो कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर भी और ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपसे कंफर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है कि 30 तारीख से भी एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। कोई और सिस्टम भी दाखिल हो रहा है सिंध में, खासतौर पर कराची, हैदराबाद में, ऐसा ही है? याद आ गया। बिल्कुल शागिर भाई, फिलहाल जो है ये मीडियम रेंज फोरकास्ट पे है। मॉडल्स कुछ ऐसी चीजें अभी भी दिखा रहे हैं कि एक और सिस्टम जो है वो 30-31 से है वो एक बार फिर सिंध में दाखिल होगा। तो कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है अभी 50 to 60% आप इसे कंफर्म समझें, लेकिन फिर इंशाल्लाह 2-4 दिन गुजरते हैं तो फिर उसमें मजीद बेहतरी आ जाएगी कि क्या सिचुएशन रहती है। कंफर्मेशन। अच्छा जवाद भाई, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने जिस शायद ने सोशल मीडिया कहा ना, तो मेरे एक और बल्ब जाग गया, हालांकि मैं भी जागी रही, लेकिन मेरा एक जो आइडिया आया, वो सवाल आया, वो ये था कि जो अभी हमने कहीं कहीं सुना है, हमने कोई वीडियोस आई है, लोगों ने बड़ा अपना एक फोरकास्ट, एक प्रेडिक्शन किया है कि अभी जो गया है ना पिछले दिन, वो कुछ भी नहीं था जो अब अभी आने वाला है कुछ घंटों में। डरा रही हैं? मैं नहीं डरा रही, मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं माया, ऐसा नहीं है। जो मेजर जो स्पेल था वो यही था और हमने यही प्रेडिक्ट किया हुआ था कि 24 तारीख की शाम और रात से जो है वो तेज बारिशों का जो है मेजर जो स्पेल है वो आएगा और फिर आधी रात को कंटिन्यू होता हुआ ये 25 की सुबह तक कंटिन्यू करेगा। तो हमने कल रात में देख लिया कि शदीद बारिशें हुई और तकरीबन 2-2.5 घंटा जो है वो काफ़ी तेज स्पेल था शहर के अक्सर इलाकों में। और अब जैसे कि मैंने बताया कि सेंटर करीब है तो थोड़ा सा इसका जो जोर है वो बलूचिस्तान की साइड शिफ्ट हुआ है। तो मेजर जो एक्सट्रीम रेन का जो स्पेल था वो कुछ हद तक अब शहर से निकल चुका है, लेकिन फिर भी आज शाम तक जो है वो पॉसिबिलिटीज हैं कि मॉडरेट टू हैवी स्पेल जो है वो पॉसिबल है। मॉडरेट टू हैवी आएगा। अच्छा बस जवाब भाई ये जल्दी मुख्तसर बता दीजिए कि नाउ वी आर एंडिंग जुलाई एंड एंटरिंग इन अगस्त, व्हाट आपके जहन में है कि इस तरह के शाजिब ने पूछा, तो इस तरह अगर हमारा इसी तरह के स्पेल्स हम आगे भी एक्सपेक्ट करें, आपने कहा क्योंकि ये सारा जो सीजन है सितंबर तक चलेगा मानसून का, जरा बता दीजिएगा।
बिल्कुल माया, अगस्त के शुरू के जो 7 से 10 दिन हैं उसमें अगेन जिस तरह ये हमने बात करी कि 30, 31 या पहली तारीख से जो है वो एक और स्पेल एंटर हो रहा है सिंध में, तो एक ये स्पेल भी एक्सपेक्टेड है। इसके बाद अगस्त के पहले हफ्ते के एंड पर यानी कि 7-8 तारीख के पास जो है वो एक और स्पेल के भी कुछ अभी साइंस नजर आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि 10 तारीख के बाद जो है वो थोड़ा सा इस स्पेल की शिद्दत में जो है वो कमी आएगी। ट्रफ क्योंकि अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नॉर्थ की तरफ मूव करेगी, तो पंजाब साइड पे जो है वो बारिशों का जोर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है जवाब में, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और आपसे इंशाल्लाह हम लेते रहेंगे रहनुमाई भी। बट यस, जो आपने कहा था कि 24 से 25 के बीच में इस तरह आएगा वो तो आता रहा, और उसके बाद जो हमारे साथ हुआ वो हम बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच ब्रो, आपने वक्त निकाला, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपकी रहनुमाई का बेहद शुक्रिया। और भैया कैसे पहुंचे ऑफिस जरा बताओ तो सही, सबको दुनिया सुन रही है। देखें सुबह मैं और माया ना मैसेजिंग कर रहे थे, वॉइस नोट्स कर रहे थे, आपके घर के बाहर कितना पानी है, बता रही थी मेरे घर के बाहर इतना पानी है, मुझे मेरे घर के बाहर इतना मछली कितना पानी। तो हम दोनों एक दूसरे से पूछे थे कि हम किस तरीके से ऑफिस पहुंचे, क्योंकि जब मैं माया अपने घर के बाहर निकला हूँ और मैंने पहला कदम रखा है तो मेरा पूरी जो तकरीबन घुटने तक टांग थी वो अंदर चली गई, पानी हो गया आपके कदम, पानी हो गया, तकरीबन 3 फुट पानी था हमारे घर के बाहर। ये मैं जिन साइट्स की बात कर रहा हूँ, आप लोग वैसे देख रहे हैं कि शारा फैसल के माया अलावा देखो बहुत सारे इलाके जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया। या काफी मतलब मैं तो हम ये सोच रहे थे कि हम सुबह में आएंगे कैसे, हमने हत्तर मुमकिन कोशिश कर ली कि अगर इतना वर्स्ट सिनेरियो होगा हम ऑनलाइन आ जाएंगे अपने अपने घरों से, बिकॉज शो तो करना है, काम तो करना है। बट इसी तरीके से आई रियली अप्रिशिएट पूरी टीम को भी, थैंक यू सो मच, सब लोग आए, even the technicians, even the cameramen, the production team, thank you so much कि आप लोग सब लोग आए, you made it happen। but हमें ये एक चीज सवाल आता है शाजिब, जो हम वीडियोस भी ना आपस में ऑफिस का हमारा जो पूरा ग्रुप था हम शेयर कर रहे थे। हाँ बेहतर है, आई एग्री, बेहतर है, आई एग्री कि यस हम पहले सालों से बेहतर हैं, लेकिन अभी भी हम वहां नहीं है जहां हमें होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो शाहरुख वो वीडियो जरूर प्ले कीजिएगा जो हम रास्ते में आ रहे थे, हमने खुद कैप्चर की कि कितना पानी खड़ा था रास्ते में, गाड़ियां किस तरीके से निकाली जा रही थी, घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया। कैमरामैन शाहजेब अहमद, मैं जो आप जिक्र कर रही ना कि जिम्मेदारी फिर किसकी आती है, इंतजामिया की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इंतजामिया ने पब्लिक हॉलिडे अनाउंस कर दी, लेकिन हमारे यहाँ इस शहर में इंतजामात अच्छे नहीं किए जा सकते, या क्या करना चाहिए कि अब एटलीस्ट जो कराची के लोग हैं उनको ये रिलीफ मिल जाए कि वो बारिश हो तो एंजॉय कर सकें, ना सिर्फ हम देखते हैं कि वो बारिश एंजॉय करना दूर की बात है, वो बेचारे से परेशान होते हैं कि बारिश उनकी जहमत बन जाती है, गाड़ियां डूब जाती हैं, बाइक्स खराब हो जाती हैं, घरों में पानी आ जाता है। हाँ, आपको लग रहा है कि हम बहुत तैयार हैं इस वक्त, हमने आधे कपड़े अपने सिर्फ नॉर्मल पजामे चप्पल में आए, क्योंकि क्या करें हम इस बारिश में तो नहीं आ सकते थे तैयार होकर, इतना सारी चीजें खराब हो जाती। और मैं पाकिस्तान के इतने बड़े शहर कराची बिजनेस हब है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां पर आप आम तातील का ऐलान कर दें, मतलब जब बारिश हो तो यही ऑप्शन है हमारे पास, कारोबार मुअत्तल, घर में बैठो। कितना बड़ा नुकसान है ये पूरे पाकिस्तान के लिए। मुझे ना यहाँ पर एक ब्रेक चाहिए, आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, तो छोटा सा वक्फा लेते हैं। रहिएगा हमारे साथ सबसे बड़े पाकिस्तान में शाजिब और माया बारिश में स्विम करते हुए आपकी खिदमत में सब वक्फे के बाद। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। बराह रास्त शाजिब और माया कर रहे थे आपका इंतजार। मानसून के सीजन में दूसरा स्पेल आएगा लाइट टू मॉडरेट रेन्स लेकर, लेकिन जो और भी बादल गरज रहे हैं वो गरज गए हैं जनाब सियासत के मैदान में। बिल्कुल, सियासत के मैदान में तो बादल बरस रहे हैं और हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त सियासत में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि हमने जो पिछले कुछ दिनों में जो कुछ देखा है बारिश के अलावा वो सिर्फ सियासत देखी है। और हम जैसे कि देख रहे हैं कि अब ख़ास तौर पर तब्दीली की लहर चल रही है, कहीं सियासी तब्दीलियां हो रही हैं और कहीं पर किसी को साथ मिलाया जा रहा है, कहीं पर जो है वो रूलिंग दी जा रही है। तो शेख रशीद अहमद साहब ये कह रहे हैं कि हमजा और शहबाज अपना सामान पैक कर लें। अच्छा। और अक्टूबर नवंबर में हर सूरत इलेक्शन होंगे, कौम भी तैयारी कर लें। तो शेख रशीद साहब ने ये जो वैसे वो हर दफ़ा एक प्रोडिक्शन भी करते हैं, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने फिर ये जो बयान दिया है इससे उनकी क्या मुराद है, ये जो खबरें सामने आ रही हैं ये क्या हैं। साथ ही खबरें ये भी हैं कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए पीटीआई मुस्लिम लीग काफ की नंबर्स गेम पूरी हो चुकी है। माया वैसे ही एग्जैक्टली और साथ ही जो है खबर ये भी है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का, इस तरह आपने बताया
हमजारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी आपने बताया साथ में, और जल्द तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई का इम्कान भी है। साथ में ये कि बहुत ही ज्यादा कुछ हैपनिंग रहा है ओवरऑल द वीकेंड, बहुत ज्यादा हैपनिंग था। लोग जो है मतलब मेरा एक इंटरव्यू आना था, शायद फ्राइडे को था, तो मैंने कहा फ्राइडे को देखेगा कौन, शुक्र है फ्राइडे को नहीं आया, लेकिन बाद में, बट देन अगेन सारी दुनिया का फोकस तो इस पॉलिटिकल सिचुएशन पर है और जल्द तरीके अदम एतमाद पर कार्रवाई का भी इम्कान नजर आ रहा है। अरे सियासी मामलात पर अगर हम जरा प्रोग्राम में किसी को लेते हैं, उसका मकसद ये होता है कि एक तो उनका मौक़िफ़ भी हमारे पास आ जाता है, और दूसरा ये कि जो बहुत सारी अपडेट्स है जो हमारे पास नहीं होती और डायरेक्टली उनके पास होती है, तो ज्यादा हम तक पहुंच भी जाती है। बात कर लेते हैं। हमें अब शो में सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन किया तज्जियाकार अदनान आदिल साहब, और बड़ा अच्छा सेशन भी होता है, उनसे हम तज्जिया भी लेंगे। साथ हमारे साथ मौजूद हैं परवेज लाई साहब के तर्जुमान डॉक्टर ज़ैन अली भट्टी भी। डॉक्टर ज़ैन, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। अदनान आदिल साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। ज़ैन, मैं पहले आपकी जाने आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहता हूँ कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है, ये कब लाई जा रही है? लेकिन जी, सबसे पहले तो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उससे जो जग हंसाई हुई है, उन्होंने पीटीआई और पीएमएलक्यू के जो अक्सरियती इत्तेहाद है उसके ऊपर जो है वो डाका डालने की जो मजमूम साजिश की है, वो उनकी मुजरमाना जहनीत का अक्कास है। जब 186 अरकान असेंबली ने चौधरी परवेज लाई साहब को वोट दे दिया था, तो डिप्टी स्पीकर ने क्या आइन का मुतालिया नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं देखा कि जिसके अंदर वाज़ेह इक़दाम हैं कि पार्लियामेंट्री पार्टी का जो पार्लिमानी लीडर है वो डायरेक्शन देगा, उसके ऑर्डर को ओबे करना पड़ेगा। और उसके लिए साजिद अहमद खान भट्टी साहब ने जो है वो 10 के 10 अरकान पंजाब असेंबली को ये डायरेक्शन दी कि हम जो है वो चौधरी परवेज लाई साहब, चूंकि वो पीटीआई और पीएमएलक्यू के जो है वो मुश्तरका उम्मीदवार हैं और ऐवान आगे भी हमारी अक्सरियत है, तो उनको वोट देंगे। तो अंडरस्टूड है। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में जो है वो डिप्टी स्पीकर जो है वो इंशाल्लाह वैसे ही फारिग हैं। हम तो ये सुन रहे हैं मुख्तलिफ राय से कि शायद वो मुल्क से ही बाहर फरार होने के चक्करों में, जिस तरह उन्होंने गैर आईनी इक़दाम किया है और आइन से मुतसादिम जो है वो जो उन्होंने जो रूलिंग दी है, और वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं और जो है वो जान। अच्छा, तो ज़ैन भट्टी साहब, इस तरह आप आदिल सर, आपको आवाज आ रही है ना ज़ैन भट्टी साहब जो फरमा रहे हैं, ताकि हम उस पर जो है बाद में फिर आपसे फीडबैक जरूर लाजमी लेना है। डन। अच्छा, ये बताइएगा ज़ैन साहब कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ इस तरह अदम एतमाद के लिए जो इस वक्त पीटीआई और काफ लीग के कितने अरकान हैं जिनकी सपोर्ट हासिल है उनको, इन योर ओपिनियन और एज पर योर इंफॉर्मेशन? चौधरी परवेज लाई साहब को वजीर आला के इंतखाब में 186 वोट जो है वो पड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो अक्सरियत मौजूद है। ऐवान में जो अक्सरियती इत्तेहाद है जिसने चौधरी परवेज लाई साहब को 186 वोट दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास है। और इंशाल्लाह ताला डिप्टी स्पीकर साहब फारिग होंगे और सबसे पहले तो ये अदलिया जो है तौहीन अदालत के होंगे कि हम आज अदालत और इंशाल्लाह ताला हमारा मामला अल्लाह ताला की बारगाह में और अदलिया के बारगाह में, कि हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो अदलिया है वो बेहतरीन फैसला करेगी और इंशाल्लाह हमारा एतमाद है हमारे इदारों को इंशाल्लाह ताला का हक और तक। और आज इंशाल्लाह चौधरी परवेज साहब अदलिया के फैसले से हमें अल्लाह की उम्मीद है कि वो वजीर आला हो जाएंगे। आप कह रहे थे अच्छा ज़ैन भट्टी साहब, आज परवेज लाई साहब की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी होने जा रही है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? हमें जी इंशाल्लाह अपने इदारों पर मुकम्मल एतमाद है, भरोसा है। इंशाल्लाह ताला हमें अदलिया से उम्मीद है, जिस दिन डिप्टी स्पीकर ने ये गैर आईनी इक़दाम किया उसी वक्त चौधरी परवेज लाई साहब की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 186 अरकान पंजाब असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और रात के 12 बजे जो है वो अपना जो है वो केस फाइल किया है, इंशाल्लाह ताला पिटीशन दायर की है और आज से वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उसकी हेयरिंग स्टार्ट है इंशाल्लाह ताला। ये क्रिस्टल क्लियर है, आप मेरे अलावा बेशक किसी सीनियर जो है वो लॉयर जो है सीनियर कानूनदान, इवन के मैं एतजाज एहसन साहब को कोट करता हूँ, एतजाज एहसन साहब ये कह रहे थे कि बिल्कुल रन ऑफ इलेक्शन चौधरी परवेज जो है वो वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं। और उसके अलावा कि पार्लियामेंट, मैंने सुना था साहब का भी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा ज़ैन भट्टी साहब हमारे साथ रहेगा, अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार भी हैं। अब अदनान सर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो थैंक यू सो मच, वंस अगेन वेलकम।
जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है और अभी जैन भट्टी साहब बात कर रहे हैं, शेख रशीद साहब का बकौल शाहजेब के वो वाली बात है कि वो दावे कर रहे हैं और प्रेडिक्शन सामान पैक कर लें, सामान पैक कर लें, प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। अब ये क्या आपको भी लगता है कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब का जो है वो जो वक्त है वो अब कम रह गया है? आप बताइएगा प्लीज, इन योर ओपिनियन। ये बात तो सही है कि जो मौजूदा सूरत है ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सकती है, लेकिन इस वक्त तो कोशिश यही है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की कि मामले को तूल दिया जाए। एक तो ये कि कल उन्होंने बहुत जारहाना बयानात दिए अदलिया के बारे में और ओवरऑल, और ये बाज लोग ये कह रहे हैं जी खूनी इंकलाब आ जाएगा। वो के जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और इस किस्म की बड़के लगाते रहते हैं लोग, लेकिन ये कि उनकी कोशिश ये रही है कि किसी तरह आला अदलिया को दबाव में लाया जाए। और आज कहा जा रहा है कि उनके वर्कर्स भी बाहर अदलिया अदालत के बाहर जमा होंगे, तो हुल्लड़बाजी का भी खतरा मौजूद है। हमें मालूम है एक दफा सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी हो चुका है पाकिस्तान की तारीख में। और दूसरा मसला ये है कि वो टेक्निकल तरीकों से इस मामले को तूल देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए। हम इन 3 जजेस के बारे में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और भी इस तरह की पिटीशंस जो हैं वो दाखिल करके टेक्निकल तरीके से इस मामले को लंबा खींचना चाहते हैं। लेकिन अगर आला अदलिया, लेकिन अदनान साहब एक तो टेक्निकल तरीके से मामले को लंबा खींचना चाह रहे हैं, ये आपके मुताबिक बात है। दूसरी बात, जैसे कि आप कह रहे हैं हम भी देख रहे हैं कि सख्त बयानात दिए जा रहे हैं, आप समझते हैं कि अब उनको ये पता लग गया है कि ये मामला उनके हाथ से निकल गया है? ये उनको लग रहा है, ऐसा है आपके ख्याल में? बिल्कुल 100%। आप देखिए अभी एतजाज एहसन साहब की बात हुई। एतजाज एहसन के अलावा सलमान अकरम राजा एक बड़े कानूनदान हैं जो नून लीग के केसेस लड़ते रहे हैं। उन्होंने भी बिल्कुल वही बात की है कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है और ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत थी। डिप्टी स्पीकर जो है उस दिन पेशी पर आए नहीं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो वो बहाना बनाकर अदालत में नहीं आए। इसका मतलब है कि उनका केस कमज़ोर है। फिर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वो शायद कहीं चले जाएंगे। अगर वो आ भी जाएं तो वो कह रहे हैं कि आप हमें पढ़कर सुनाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहाँ लिखा है कि पार्टी सदर की हिदायत जो है उस पर अमल होगा। जब पार्लिमानी पार्टी के सारे अरकान ने और अपने लीडर की हिदायत पर एक तरफ वोट दे दिया तो उसे कैसे काउंट नहीं किया जा सकता? ये तो सिर्फ मामले को उलझाया जा रहा है। और पसे पर्दा मुझे इल्म है कि लोग गए हैं इमरान खान के पास, 2 सीनियर सहाफ़ी गए और उनसे कहा कि ग्रैंड डायलॉग शुरू करें अपोजिशन पार्टीज से। कोई पैगाम रसानी हो रही है इमरान खान और अपोजिशन पार्टीज के दरमियान। लेकिन पाकिस्तान की तारीख है कि सियासतदान अपने मामलात खुद नहीं सुलझा पाते और वो अपने खिलाफात दूर नहीं करते सियासी तरीके से। तो मामला फिर आला अदलिया में जाता है। जब आला अदलिया में जाता है तो जाहिर है कि किसी एक के हक में फैसला आएगा, दूसरे के खिलाफ आएगा। तो फिर जिसके खिलाफ आता है वो अदालत पे अटैक शुरू कर देता है और फिर अच्छा अदनान सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपका मौक़िफ़ आ रहा है साथ में। लेकिन आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस डिपार्चर ऑफ साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब। वो भी मुल्क से दुबई की तरफ रवाना हुए। Why do you think that he had to travel? मतलब टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है अदनान साहब? मतलब जिस तरीके से एक टाइम में हमने देखा था कि खान साहब का वो जाना रशिया, उस जमाने में जब यूक्रेन से वॉर हो रही थी तो बड़ा उस पर जो है वो आवाज़ उठी थी। तो इस वक्त उनका जाना, जबकि मुल्क की सूरत हाल बड़ी जो है वो नाजुक है, तो इस वक्त ज़रदारी साहब का जाना आपकी नज़र में? देखिए बज़ाहिर तो तासुर यही मिलता है कि उन्हें मालूम हो गया है कि अब हाथ से जो है खेल निकल गया और कोई भी आला अदालत से कोई ऐसा फैसला आ जाएगा कि पंजाब हुकूमत नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो मखलूत हुकूमत है उसके पास नहीं रहेगी और वो PTI के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही के पास चली जाए। अगर पंजाब हाथ से निकलता है तो फिर वफाक में भी हुकूमत ज़्यादा देर टिक नहीं सकेगी। अब एक बात ये भी कही जा रही है कि कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नर राज लगा दिया जाए, लेकिन उसके लिए सदर के उसकी मंजूरी ज़रूरी होती है और सदर आरिफ अलवी जो है आसानी से मंजूरी नहीं देंगे। तो लग तो यही रहा है कि हालात जो हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के काबू में नहीं है और जिस किस्म की ये जारहाना गुफ्तगू और बदतमीजी वाली बातें कर रहे हैं इदारों के खिलाफ, उससे मामलात जो हैं वो वाज़ेह हो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उनको अपनी कामयाबी इस सेटअप में होती दिखाई नहीं देगी और यही एक मकसद है। क्योंकि आसिफ ज़रदारी जो है वो एक कंफर्ट जोन में मकसद अभी नजर आ रहा है। अदनान साहब हमारे साथ ही रहिए। जैन भट्टी साहब आपसे मैं एक सवाल छोटा सा करना चाह रहा हूं। आज जो समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें चौधरी शुजात हुसैन भी शिरकत करने जा रहे हैं, इसमें पेश होने जा रहे हैं?
सर इस हवाले से मेरे पास कोई इतलात नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन साहब बेहतर बता सकते हैं कि वो आज पेश होंगे या नहीं। मैंने कहा ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो शायद आपके इल्म में हो कि ऐसा होने जा रहा है या नहीं। बिल्कुल जी, मेरे इल्म में नहीं है, ये तो चौधरी शुजात हुसैन साहब बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं एक और जो है वो पंजाब, जो जाली पंजाब हुकूमत के ऊपर जो जाली जो है वो ट्रस्टी वजीर आला जो है वो बड़ा जमा है कुर्सी के ऊपर। कल उन्होंने जो है वो इतनी जहाजी साइज जो काबीना है वो तश्कील दी है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले की फिर इन्होंने तौहीन की है, और एक ट्रस्टी वजीर आला ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए जो है वो पंजाब हुकूमत के खजानों का मुंह खोल दिया है कि मोर देन 61 एंड 62 अराउंड जो है वो मेंबर उन्होंने जो है वो उनको अपनी काबीना में शामिल कर लिया है। और ऐसे जो है वो इक़्तिदार या जो हुकूमती वसाइल की बंदर बांट जारी है, जिसके अंदर जो है इन्होंने हर 3 में से एक शख्स को जो है वो वजीर बना दिया है। तो इस तरह क्या ये बचा पाएंगे अपना इक़्तिदार की जो डोलती कश्ती है या जो डूबती कश्ती है या जो ये गिरती हुई दीवार है जिसके ऊपर जो है शहबाज बैठे हैं? ये तो बिल्कुल इसको आज इंशाल्लाह एक धक्का लगेगा। इमरान खान साहब का भी जो है वो आया है, कल उन्होंने बोला कि फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने जा रहे हैं करके ये है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। अच्छा ज़ैन भट्टी साहब, आपको लगता है कौमी मुफाहमत के लिए कोई जो खबरें जिस किस्म की सामने आ रही हैं, आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है कि सब मिलजुल कर बैठ जाएं सिर्फ कौमी मफाद के लिए? लेकिन जी अभी इस किस्म की जो सिनेरियो हमारा फोकस जो है वो आज जो है बिल्कुल जो है ये जो डिप्टी स्पीकर की जो गैर आईनी रूलिंग है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए, हमारा सारा फोकस जो है वो आज इसके ऊपर है। और इंशाल्लाह ताला आज अल्लाह ताला के फजल से जब चौधरी परवेज इलाही साहब कामयाब होंगे उसके बाद जो मेरा फैसला आएगा, फिर इंशाल्लाह ताला आगे किस तरफ को मुल्क की सियासी सूरत हाल जाती है वो फिर उस वक्त देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा अदनान साहब, आपसे भी मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ जो मैंने उनसे किया है कि इस वक्त मुल्की मुफाहमत जो हम देख रहे हैं, मुल्क के जो हालात बन चुके हैं, इसमें कौमी मुफाहमत के लिए आप समझते हैं कि सबको मिलजुल कर बैठना चाहिए और इस मामले को हल करना चाहिए? क्योंकि मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा। देखिए, असूली तौर पे तो सियासी जमातों को आपस में ही मुफाहमत करनी चाहिए, और मुफाहमत हमेशा ऐसे ही होती है कि कुछ लो और कुछ दो। कुछ बातें इमरान खान की मानी जाएं और कुछ जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी की मान ली जाएं, तो वो एक कंप्रोमाइज पर पहुंच जाएं। सियासी तरीक़ेकार तो यही है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होता नहीं है। और अभी भी इनके जो मौक़िफ़ हैं और जितनी तलखीन के दरमियान है, मुझे इसके इम्कानात कम नज़र आते हैं। कोई इंटरवेंशन हो, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि सॉफ्ट इंटरवेंशन, नरम मुदाखलत की बात की जा रही है, तो एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोई ऐसा फैसला कर दे और वो कोई ऐसी तशरीह कर दे कि जिससे जो ये इस वक्त जो डेडलॉक है ये टूट जाए और मुल्क आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि इकॉनमी जो है वो बिल्कुल तेजी से तबाही की तरफ जा रही है। 250 रुपए के करीब डॉलर हो गया है, फैक्ट्रियों को माल नहीं मिल रहा है, वो बाहर से खाम माल मंगवा पा रहे हैं, ज़रिए मुबादला नहीं है। आपको पता है मोबाइल फोन बनाने की फैक्ट्रियां जो 90 लाख फोन बना रही थी वो बंद हो रही हैं, दवाओं की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं क्योंकि वो खाम माल नहीं मंगवा सकते। तो ये जो मुल्क तेजी से मेल्ट डाउन हो रहा है, इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हो रहा है, और अब ये अपने मुल्क के असासे बेच रहे हैं। इन्होंने कानून मंजूर कर लिया है कि ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं एनर्जी के और दूसरे, ये दूसरे मुल्कों को बेच सकेंगे औने पौने दामों ताकि डिफॉल्ट से बच जाएं। तो ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है, और जो सियासी बेयकीनी अगर इसी तरह कायम रहती है तो ये सूरत हाल मजीद ख़राब होगी। तो इसके लिए बेहतर तो यही है कि कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन सियासतदानों में ये अहलियत नहीं है, ना इतनी लचक है। इसके लिए या तो कोई सुप्रीम कोर्ट रोल कर सकती है या इस्टेब्लिशमेंट पसे पर्दा कोशिशें कर सकती है कि इनको जो है बात पे मजबूर करे कि नवंबर तक इलेक्शन हो जाएं, और जब इलेक्शन हो जाएं जिसको मैंडेट मिले वो हुकूमत करे। अच्छा अदनान सर, आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह जहन में शाहजेब से भी मैं अभी डिस्कस कर रही थी ऑफ एयर, तो कि क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ के जो जितने भी MNAs हैं वो दोबारा असेंबली में वापस जाएंगे? ऐसा कोई सिनेरियो बन सकता है आपकी नज़र में? देखिए, इस वक्त जो
ये एक फेस सेविंग के तौर पर ये डिमांड रही है नून लीग की कि भाई आप आ जाएं असम्बलियों में, उसके बाद हम असम्बलियां तोड़ देंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हम इस सूरत हाल में असम्बलियां तोड़ते हैं तो अवाम में उनकी पोजीशन बहुत ख़राब होगी। कम से कम वो ये कह तो सकेंगे कि इमरान खान असम्बलियों में वापस आए, तो एक बयानिया बनाने में उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन इमरान खान ने पहले भी इससे इनकार किया और अब तो उनकी पोजीशन ज़्यादा मजबूत है। वो जो इलेक्शन जीते हैं ज़िमनी, उससे साफ वाजे हो गया है कि वो ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं मेरे सवाल पे। वैसे आदिल सर तो मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान। अच्छा अदनान साहब, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, बल्कि एक खबर है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे सदर मुमलिकत जो है वो नई हुकूमत का मुतालबा कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कमेंट है? फिर मैं इसी पर कमेंट जो है वो जैन भट्टी साहब का भी लेना चाहूंगा। जी अदनान साहब। 3 दिन पहले मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और भी सहाफ़ी 5-4 मौजूद थे। उनमें मुजीबुर रहमान शामी और सुहेल वड़ाइच भी थे। उनकी तरफ से ये तजवीज़ पेश की गई थी कि 2-3 नुकात के ऊपर सदर मुमलिकत से आप कहें कि वो ग्रैंड इनिशिएटिव के लिए ख़त लिखें। तो उस वक्त को बातचीत, वो उनके ताल्लुकात दूसरी पार्टी से भी हैं और उनके रियासती इदारों से भी ताल्लुकात हैं। तो जो मुजीबुर रहमान शामी एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके ताल्लुकात मुख्तलिफ पार्टीज़ में आला सतह पर मौजूद हैं। उन्होंने ये तजवीज़ लेकर वो इमरान खान साहब के पास आए थे और हम सब के सामने उन्होंने शेयर की थी। तो इसके ऊपर काम तो हो रहा है। उसके फ़ौरन बाद मैंने देखा कि सदर अलवी की तरफ से ये बयान आया कि एक नई हुकूमत बननी चाहिए। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस तरह की कोई कोशिश हो रही है, लेकिन क्या ये कोशिश कामयाब होगी? मेरा ख्याल है जब तक इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं करती ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। इस्टेब्लिशमेंट को बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क जो है तेजी से माशी तबाही की तरफ बढ़ रहा है, उसे बचाना जरूरी। जैन भट्टी साहब, क्या लगता है, क्या कोशिशें, क्या आपकी क्या प्रेडिक्शन है? वहाँ शेख रशीद साहब भी प्रेडिक्शन करते हैं। आपकी नज़र में क्या कोशिशें कामयाब और कौन सी कोशिशें नाकाम? ये नई हुकूमत का मुतालबा है, काफ लीग भी इसकी हिमायत करेगी? जी बिल्कुल। देखें कि पूरी आवाम जो है इस इम्पोर्टेड जो गवर्नमेंट है इसकी जो है वो कारकर्दगी का जो पोल है, शरीफों की कारकर्दगी या उनका बड़ा तजर्बा है, वो सब के सामने आया हो चुका है कि उन्होंने किस तेजी से इस मुल्क की तबाही की है, इस मुल्क की इकोनॉमी की तबाही की है, महंगाई को कहाँ पे लेके गए हैं, बेरोजगारी की रेशो कितनी बढ़ी है। तो हम समेत तमाम पाकिस्तानी वो ये चाहते हैं कि हम जल्द अज जल्द जो है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। और ये इसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ जो इस टाइम बने हुए हैं इम्पोर्टेड, वो भी, और उनके जो साहबजादे हैं वो भी पंजाब में जिस तरह काबिज हैं, तो अवाम तो इनसे बेजार है। और इस तरह इमरान खान साहब के हम हर स्टांस की हमायत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम जल्द अज जल्द जो है वो नून लीग की जो पंजाब और मरकज में ये जो इत्तेहादी इनकी हुकूमत है, इनसे जल्द अज जल्द जो है वो अवाम को छुटकारा दिलवाए। ठीक है, आप लोगों का भी यही है कि आप लोग इमरान खान के हर स्टांस के साथ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच जैन भट्टी साहब, आपने में ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में। अदनान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने पूरी सियासी सूरत-ए-हाल पर तज्जिया दिया, और यही हम दोनों समझना चाह रहे थे, माया खान और शाहज़ेब अहमद के सियासत में क्या चल रहा है। मुझे तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ समझना चाहती भी हूँ। छोटे से वक्फे के बाद अभी हाजिर होते शाहज़ेब, माया कर रहे हैं आपका इंतजार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे बड़े पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। और अब हम एक सेगमेंट शामिल करने जा रहे हैं, और उस सेगमेंट के बारे में अगर आपको बताएं तो कुरान मजीद हर दौर का रहनुमा रहा है, और कुरान मजीद से रहनुमाई के लिए एक बहुत ही एहसन काम हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल एहसन जहांगीर ने 100 कुरानी मौज़ूआत पर किताब लारेब लिखी है। अच्छा, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने कुरान पाक को एक ऐसी आसान किताब बनाया कि जिससे जैसे इंसान उससे पढ़ना शुरू हो जाता है, जानना शुरू हो जाता है, सीखना शुरू हो जाता है, यूं एक कुदरती इश्क़ हकीकी में वो जो है मिलता चला जाता है, उस तरफ जानिब उसका रास्ता हो जाता है। और जब वो रास्ता आप इख्तियार कर लेते हैं
किसी ने बड़े मुझसे एक सवाल किया था और मुझसे पूछा कि बहुत सारे लोगों में आजकल ट्रेंड आ गया है दीन को समझने का और समझ के फॉलो करने का। मैंने कहा जब आप ये मेरी है, मैं अल्लाह पाक मुझे कभी बेशी माफ़ फरमाए, लेकिन जब आप समझ के दीन की तरफ आते हैं, जब आप कुरान पाक को जान के पढ़ के दीन की तरफ आते हैं, तो आप इतने पुख्ता हो जाते हैं कि फिर आपकी सोच को कोई नहीं हिला सकता। इसीलिए कहते हैं ना, जब आप कुरान पाक से प्यार करें, प्यार करने से मुराद है कि आप उसको पढ़ें, उस रहनुमाई हासिल करें, और फिर ये होता है कि वही कुरान पाक आपके दिलो दिमाग को मुअत्तर करता है। किताब अल-आरिफ के ज़रिए कुरान मजीद को आज समझने की हम कोशिश करेंगे, और इसी वजह से आज हमें ज्वाइन किया इस सेगमेंट के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल एहसन जहांगीर साहब ने। उनसे हम बात भी करते हैं। एहसन जहांगीर साहब को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर, सबसे पहले हम क्योंकि बात सेगमेंट में किताब अल-आरिफ के बारे में कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से कुरानी मौज़ूआत को शामिल किया गया है ख़ास तौर पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक के 100 मौज़ूआत के ऊपर अल्लाह पाक ने किताब लिखने की तौफीक दी, किताब अल-आरिफ के नाम से। तो इसको मैंने कुरान में वैसे तो बेताशा मौज़ूआत हैं, उनको कंप्लीट करना किसी एक इंसान के बस में नहीं, बट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से वन नास तक 100 कुरानी मौज़ूआत के नाम से अपनी किताब तरतीब दी, जिसका नाम अल्हम्दुलिल्लाह किताब अल-आरिफ रखा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किताब 3 वॉल्यूम्स के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें जितने मौज़ूआत हैं, बेसिकली मैं आपके सामने ये बताऊंगा कि किताब जो है ये 3 जिल्दों में है, और 3 जिल्दों को इस तरह तकसीम किया है कि पहली जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उनके सहाबा किराम से मुतल्लिक़ जितनी आयात पाक हैं, अल्लाह पाक ने वो तरतीब देने की तौफीक दी। दूसरा जो है वॉल्यूम, वो है कुरान मजीद और अम्बिया अलैहिस्सलाम और कुरानी किस्से, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर है। और थर्ड का नाम अल्लाह पाक की ज़ात ने रखवाया मुझसे, इंसान और साइंस। तो ये 3 बेसिकली वॉल्यूम्स हैं, और इनके अंदर आयात शामिल की गई हैं। जो मौज़ूआत हैं वो आप कह सकते हैं अल्लाह पाक का जिक्र किस तरह आया, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, इस तरह इंसान से मुतल्लिक आपको पता है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वसीयत, निकाह, ख़वातीन के मसाइल, सूद, वालिदैन का अदब, तयम्मुम, वज़ू, सो बहुत से मौज़ूआत हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये जो किताब है ये कंपाइलेशन है कुरानी आयात की एज़ पर सब्जेक्ट्स से। वालिदैन के अदब पे कुरान पाक में 11 आयात हैं, तो वो 11 मकामात में, तो एक आम बंदा जो कुरान को समझना चाहता है तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि उनको लिंक अप डेवलप करे। सो अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी कि मैंने इनको चैप्टराइज किया एज़ पर सब्जेक्ट्स, और इसको अल्हम्दुलिल्लाह 3 लैंग्वेज, अरबी, उर्दू और इंग्लिश में अल्लाह ने करने की तौफीक दी। आप बता रहे हैं इस तरीके से, बेशक अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी सर कि जिस तरह आपने ये पूरा जो है ये आपने शुरू किया है, ये अज़म आपने, ये आपकी नज़र में ऑब्वियसली समझने में, मौज़ूआत के हवाले से कुरान पाक का तर्जुमा समझने में एक बहुत अहम किरदार अदा करेगा। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुरान मजीद से आयात को एक जगह जमा करने का ख्याल आपको ये आया कैसे? जी, बेसिकली इस तरह है कि अगर हम सूरह बकरा की जो हमारी अलिफ लाम मीम के बाद पहली आयत है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन, कि यानी कि ये वो अजीम किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। और जब शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये अदायत है और मुत्तकी के लिए अदायत है। तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कुरान से आगाही ना होने की वजह से हम सवाब के लिए पढ़ते हैं। सवाब तो यकीनन एक बाय प्रोडक्ट है, सवाब तो होना ही होना है, लेकिन असल चीज़ हदायत है। तो जब अपनी सोसाइटी को, माशरे को हम देखते हैं, अपने आप को मैं देखता हूँ, तो लगता है कि अदायत की कमी होती है। तो उस एक एलिमेंट से मैं मुख्तलिफ आयात कुरान पाक की देखता रहता था कि मैं इसको अपने आप को कैसे अपने आप को बेहतर करूं। तो मैं जब स्टार्ट किया तो कभी भी जहन में नहीं था कि कोई इस तरह की किताब या वो चीज़ करेंगे, बेसिकली अपनी रहनुमाई के लिए। आयत पढ़ें और आपको लगे वो आपसे कनेक्ट कर गई है तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वही उसी चीज़ को लेके चले थे जो जी प्लीज जी। अच्छा, ये बताइए कर्नल साहब कि ये किताब कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक तो ये बता दीजिए, और हर जिल्द में कितने मौज़ूआत पर रहनुमाई मिल सकती है, कुछ उसका कुछ आप गाइड कर सकते हैं? जी, इसमें तो मैं जिस तरह बताया कि आपको बेशुमार मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर रहनुमाई आपको मिल सकती है। मैंने 100 का एक फिगर चुन के इसको मतलब किया, अल्हम्दुलिल्लाह इसको कंपाइल किया। जिस तरह मैंने अबादात का एक चैप्टर रखा है, बट उसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सारी शामिल है।
अंबिया अलैहिस्सलाम का एक चैप्टर है तो अंबिया का जिक्र तो मतलब 26-27 का कुरान पाक में जिक्र है, तो लेकिन वो मैंने एक ही के अंदर किया है। तो कहने का मतलब है कि बहुत से मौज़ूआत जो अलग अलग मौजू बन सकते हैं वो किया है, 100 मौज़ूआत को किया है। जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि जो इसके वॉल्यूम्स हैं उसी से अंदाज़ा हो जाता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लिंक वो वॉल्यूम 1 है, कुरान मजीद अंबिया अलैहिस्सलाम वॉल्यूम 2 है, और इंसान और साइंस, और बहुत सी साइंसी आयात जो कुरान के अंदर मौजूद हैं और बिल्कुल क्लियर लिखी हुई हैं कि हमारी दुनिया कैसे हुई, इंसान का वजूद कैसे आया, क़यामत कैसे आएगी, बिग बैंग क्या होगा, कर्नल साहब, जिस किस्म के एक्सपेंशन ऑफ टॉपिक्स आप यूनिवर्स, बता रहे हैं इंसान का पैदा होना, तो ये सारी ये सब चीजें चीजें सुनने के बाद मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि कुरान मजीद का तर्जुमा तो हम देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं ये जो किताब लारेब है ये कितनी मदद फराहम करेगी लोगों को आयात को समझने में और इन टॉपिक्स को, इन मौज़ूआत को समझने में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह ये चीज़ क्योंकि कंपाइल हुई है तो वो लोगों को हेल्प ये करेगी। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है कि साइंस की जो बहुत सी कुरानी आयात हैं वो कुरान में मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं, बट मुझे अल्लाह पाक ने तौफीक दी कि उनको एक जगह चैप्टराइज कर देना, एक जगह लिख देना। सो कोई बंदा चाहता है कि साइंस के बारे में कुरान में कहाँ है, तो जितना एक मुझे नॉलेज था वो मैंने एक जगह यानी कि उस कुरान से जो कुरान की 6666 आयात हैं उनमें से वो अलग कर दी। जिस तरह मैंने आपके सामने कहा सूद एक हमारा कॉमन टॉपिक होता है, हम डिस्कस करते हैं, तो सूद पे कुरान में 6 आयात हैं, वो 6 मुख्तलिफ जगहों पे हैं। अल्लाह पाक ने तौफीक दी कि उसको एक जगह पे एक चैप्टर कर दिया ताकि कोई बंदा खोले तो वो, जिस तरह हम कहते हैं कि इस बंदे ने आज एक पारा पढ़ा, इस तरह कह सकता है मैंने एक मौजू पे जो अल्लाह की याद है मुझे एक जगह मिल गई है। तो जो हदायत है वो मिलती है, बिकॉज हम देखें प्रैक्टिकल लाइफ में है जहां पे हमें जितना कुरान को टाइम देना चाहिए उतना नहीं दे सकते, हम लिमिटेड टाइम देते हैं कुरान को जो ज्यादा देना चाहिए। बट एक बंदा अगर दिन में घंटा भी निकाले तो वो किसी एक मौजू पे जो रब पाक का फरमान है वो जब समझेगा तो उसको उस पर अमल करना उसके लिए आसान होगा, यानी उसको हदायत मिलेगी। जो असल जो है हमारी सोसाइटी का चेंज होना, हमारे मुआशरे का चेंज होना, वो कुरान की रोशनी में होना चाहिए, और वो तभी होता है जब उसको हमें किसी मौजू पे कुछ क्लैरिटी होगी और हमें अल्लाह का पैगाम समझने में आसानी होगी। अब सर आपने ये तो माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया है और इससे बहुत सारे लोग जो हैं मुस्तफ़ीद भी होंगे, फ़ायदा भी उठाएंगे यकीनी तौर पर। आगे भी आपने सोचा है इसको इसी काम को बढ़ाने का, क्योंकि जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कुरान पाक में इतने सारे मौज़ूआत हैं माया कि उन पर इस किस्म की किताबें जो हैं वो लिखी जा सकती हैं। तो आपका क्या आगे का प्लान है वो थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस तरह ये किताब लिखी है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैंने बहुत से मौज़ूआत को समेट के एक मौजू बनाया। जिस तरह आबादात का मैंने जिक्र किया तो वो 5 हमारी मेन आबादात हैं, लेकिन उनको एक चैप्टर दिया। मैं इनको आने वाले टाइम में सेपरेट करने के चाहूँगा। साइंस की बहुत सी चीज़ें से इंसान की पैदाइश से मुतल्लिक हैं, उनको एक जगह कर दिया, अभी कंपाइल एक ही जगह, मतलब अभी तो गठी हैं, उनको अलग करना, और इसी तरह जितने मौज़ूआत हैं उनको करना है। बट मेनली मैंने जैसे ये किताब कंप्लीट की तो मैंने इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 और बुक्स पे काम शुरू कर दी है। पहली जो अल्लाह पाक के सफाती नाम कुरानी आयात की रोशनी में, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफाती नाम कुरान पाक की आयात की रोशनी में, और उसके बाद बहुत सी अल्लाह पाक ने कुरान में कसमें खाई हैं, और जब वो कसम अल्लाह पाक की ज़ात खाती है तो इसका मतलब है जिस जो बात अल्लाह ने की है या जिस चीज़ की कसम खाई है वो कितनी बड़ी होगी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 और बुक्स में कुरान के अंदर से बुक्स मैंने जो उसका वर्क है, होम वर्क है, वो कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह वो भी पब्लिशिंग के उस फेज़ में है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो बहुत जल्द इंशाल्लाह मार्केट में होंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच कर्नल जहांगीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया शो में, और जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो जिस तरीके से आप शेयर कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप इस पर जैसे कि काम कर रहे हैं इससे बहुत सारे लोग फायदा भी उठाएं। बेशक ऐसे वाकई में, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने जो है हमारे साथ एक ऐसा मशवरा हमसे शेयर किया कि जिसमें सिर्फ कामयाबी ही कामयाबी है। अब चलते हैं हम पाकिस्तानी मैशत के हवाले से भी ज़रा बात कर लें। इकॉनमी क्राइसिस की बात हो रही, थोड़ी देर पहले जैन भट्टी साहब भी आए थे और नाना दिल साहब भी आए थे। किस तरह पॉलिटिकल सिनेरियो हमारी सिचुएशन पर असर डाल रही है, और इस तरह से अगर चलता रहा तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। मुल्की मईशत शदीद बहरानी की कैफियत का शिकार है। शाज़ी पे बिल्कुल मुल्की मईशत शदीद बहरानी कैफियत की शिकार है, जो कि हम देख भी रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं। बहुत सारे जयकार भी इस पर जो अपनी राय दे रहे होते हैं, इसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, हमारी मईशत कहाँ खड़ी है। जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, चाहे वो IMF के साथ प्रोग्राम हो, चाहे वो इम्पोर्ट पर पाबंदी हो, चाहे ज़र मुबादला में इजाफा करने की कोशिश हो, ये सब कुछ करने के बाद हम लोग कहाँ खड़े हैं। तो इस वक्त शायद पाकिस्तान दिवालिया होने तो नहीं
जा रहा, हम ये भी कोशिश करते हैं कि ये भी अपने तज्ज़ियाकारों से जान सकें कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं होने जा रही, अल्लाह ना करे कोई श्रीलंका टाइप की या कुछ इस किस्म की। रुपये गिरता जा रहा है ना बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ी वजह ये कि डॉलर की जो कदर है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और रुपए में गिरावट हम मुसलसल देख रहे हैं। तो उसके बाद कुछ खदशात तो होते हैं, हर शहरी को होते हैं, और खासतौर पर जो लोग इस पर नजर रखते हैं मईशत पर, उनको तो कुछ ज्यादा ही होते हैं। तो हमारे जखायर में एक कमी आई है, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं अक्सर माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत-ए-हाल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर भी है माया। और अच्छी खबर क्या है सर? अच्छी खबर यह कि गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तजा सैयद के मुताबिक मईशत पर मनफी तज्जिए दुरुस्त नहीं है। वो कह रहे हैं मनफी तज्जिए नहीं सही, और पाकिस्तान की मईशत में कुछ बेहतरी आई है। अचानक से मुझे आपकी बात सुना अहमद चौरासी साहब का चेहरा याद आ गया। वो हमेशा कहते हैं कोई इतना बुरा हाल नहीं है, कोई इतना टेंशन की बात नहीं है, मुल्क जो है वो ठीक हो जाएगा, चैलेंजेस आते हैं लेकिन हम खुदा न खास्ता सिचुएशन में नहीं है। और हम लोग भी शाज़ेब एंड आई माई सेल्फ, हम लोग अक्सर आपसे यही कहते हैं क्यों हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं, क्यों हम अच्छी की उम्मीद नहीं करते, क्यों हम अच्छी बातें नहीं करते। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम लाइक यू जस्ट सेड। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि उनके मुताबिक जैसे कि ये भी कहा गया है साथ में कि पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पूरी तरह फाल है। तो ये जो बातें हैं, और फिर IMF हमसे मुतमईन भी है, ये भी उनकी जानब से कहा गया, ये बातें बड़ी पॉजिटिव हैं हमारी मईशत के लिए। तो क्या वाकई ऐसा है कि हमारे मुआशी मामलात काफ़ी बेहतर है, लेकिन इन मामलात पर जो हम तज्जिया चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो माहिर मुआशियात ज़ीशान मर्चेंट साहब से। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान साहब, आपने हमें शो किया है। सर, जिस तरह हम देख रहे हैं डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, रुपए की गिरावट हम मुसलसल देख रहे हैं, मईशत पर ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि कहीं मुल्क दिवालिया ना हो जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है आपके नज़दीक, वो कैसी है पाकिस्तान की मईशत की? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त मईशत की पोजीशन है वो संभल सकती है और संभल रही है। हमें जो सबसे बड़ा जो हमारा मसला है कि पाकिस्तान में जो है वो डॉलर के रिजर्व जो है वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं। उसकी मेन वजह क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट का बिल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और वो उसको बढ़ने की वजूहत थी कि एक वक्त था कि पेट्रोल जो है वो $120 पर बैरल से ज्यादा का हो गया था। जो दूसरी कमोडिटीज जो हम इंपोर्ट करते थे वो बहुत ज्यादा महंगी थी। लेकिन अगर अब आप देखें तो इंटरनेशनल सिनेरियो भी जो है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। दुनिया में इन्फ्लेशन आ रहा है, तो जिसकी वजह से अगर आप आज ऑयल की प्राइस देखते हैं जो $120 क्रॉस कर गई थी, वो आज $95 से नीचे आ गई। तो तकरीबन $25 पर बैरल का फर्क यहाँ पड़ा है हमें। इंटरनेशनल कमोडिटीज जो हम इंपोर्ट करते थे, जिसमें से कॉर्न ऑयल है या जो दूसरा हम पाम ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं, उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे आ गई हैं। अजनास जो हम उसकी इंपोर्ट करते थे इंटरनेशनली, उसकी प्राइसेस बहुत नीचे आ गई। तो यकीनन जो अब हमारा इंपोर्ट बिल है गोइंग फॉरवर्ड, तो उसको जो है उसमें कमी आएगी। लेकिन चूंकि अभी हम बैकलॉग में इतना बुरी तरीके से फंसे कि जो हमारी पेमेंट्स ड्यू थी या वो ओवर ड्यू हो गई हैं, उसके लिए हमें डॉलर की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजह से हमारे डॉलर पे यानी डॉलर के रिजर्व्स भी कम हो रहे हैं और रुपए पे जो है वो दिन ब दिन प्रेशर आ रहा है। और उस प्रेशर की वजह से जो है वो डॉलर जो है उसकी कदर जो है बढ़ रही है और रुपए की कदर जो है गिर रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यकीनन आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से इंटरनेशनली मार्केट ये कम हो रही है, तो आने वाले जैसे जुलाई अगस्त के बाद सितंबर में जब हम जाएंगे या अक्टूबर में जब हम आते, तो यकीनन न सिर्फ प्राइसेस का इम्पैक्ट आपको मार्केट्स में नजर आएगा, बल्कि जो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो एक गरीब आदमी को बुरी तरीके से हिट कर रहा है, मैं समझता हूँ उसमें भी जो है वो बेहतरी आना शुरू होगी। और यकीनन चूंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं इस वक्त, तो हम जो है वो एक कदरे बेहतर सिचुएशन में रहेंगे। और अदरवाइज जो हमारे इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो भी जो है इस लाइन में जो अगर देखते हैं कि हम एक IMF प्रोग्राम में हैं और उसे फॉलो कर रहे हैं, तो यकीनन उनका भी कॉन्फिडेंस रहता है हमारे ऊपर। मैं समझता हूँ कि आगे आने वाला खबरें सुन रहे हैं कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आ रही है, लेकिन दूसरे जानब हम ये भी देख रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक का जो बयान सामने आया है कि पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पूरी तरह फाल है। आप कैसे देख रहे हैं स्टेटमेंट को? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये उनका बड़ा बैलेंस स्टेटमेंट है। उन्होंने कोशिश की है। एक प्रॉब्लम हमारे साथ जो इस वक्त बहुत ज्यादा चल रही है कि डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। और चूंकि हमारी जितनी भी मार्केट्स हैं वो हम सेंटिमेंट्स पे चलते हैं, हम जो है हम एज अ नेशन बड़ा सेंटिमेंटल नेशन है। और आप ये देखिए ना कि जरा सी भी कोई खबर आती है तो उसका इम्पैक्ट हर जगह नजर आता है और इमीडिएटली उसका
जो आपको इम्पैक्ट नजर आता है वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे नजर आता है, जो उसको या तो एब्जॉर्ब कर जाती है और एब्जॉर्ब नहीं करती तो वो नीचे आना शुरू हो जाती है। तो यकीनन ये स्टेटमेंट के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉल है, इसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा बैलेंस स्टेटमेंट दिया है और कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अभी भी हम अपनी कमिटमेंट को पूरी कर रहे हैं। बैलेंस स्टेटमेंट, लेकिन ज़ीशान साहब इस पूरी सूरत हाल में फिर आप समझते हैं कि रुपए की कदर में भी कुछ बेहतरी आ जाएगी आने वाले वक्त में, कोई पॉसिबिलिटी है? देखिए नियर फ्यूचर में तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये रुपए जो है वो कहीं थमेगा, चूंकि आप ये देखेंगे जो एलसीज जो अभी खुल रही हैं या जो अभी बुकिंग्स ऑन है उसमें हम बहुत आगे चले गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे आने वाले टाइम पे ये जो है कदर जो है इसकी रुपए की वो मजीद गिरेगी और जो है रुपए जो है वैल्यू कम होती चली जाएगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन होपफुली जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे 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 इंपोर्ट का बिल आपका कम होना शुरू होगा, आपकी स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी और मैं ये समझता हूँ कि अगस्त सितंबर के बाद जो है कुछ फर्क आएगा। आपको ये क्वार्टर जो है ये मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से जब अगर हम इससे निकल जाते तो चीजें कदरे बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब ज़ीशान साहब हम ये भी देख रहे हैं कि आईएमएफ ने एक टास्क भी दिया है पाकिस्तान को, अपने जो दीगर ममालिक हैं उनसे पैसा इकट्ठा करने का ही टास्क कहूँगा मैं। तो आप समझते हैं कि जो दीगर ममालिक हैं वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे और सामने आएंगे और पाकिस्तान की मदद करने पहुंचेंगे? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इस वजह से इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल रीपेमेंट्स, पाकिस्तान की जो डोनर पेमेंट्स है जो हमने कर्जे लिए हुए हैं वो कर्जे हमें वापस करने हैं। आईएमएफ इस वक्त हमें जो है वो 1.18 बिलियन डॉलर्स देगा किस्त में, लेकिन जो हमें पैसे वापस करने वो इससे कई गुना ज्यादा हैं। यानी वो हमें इस वक्त जो भी जब हम ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जब इन्होंने दौरे किए थे, चाहे वो दुबई का हो या सऊदी अरब का दौरा हो या दूसरे ममालिक का जो दौरा किया था जिसमें उन्होंने इस अपनी सिचुएशन को पूरा डिस्कस किया था, तो उनकी तरफ से जो है एक कंडीशन जैसा आईएमएफ हमारे लिए जो है वो प्री कंडीशंस लगाता था, उनकी तरफ से भी ये कंडीशन थी कि जब तक आप आईएमएफ प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये जो कर्जों की जो रिक्वेस्ट या ये जो रिक्वेस्ट आपकी है यकीनन उसमें वो उसको उन्होंने उसके साथ जोड़ दिया था। तो आईएमएफ पहले वो ममालिक ये चाह रहे थे कि हम आईएमएफ के साथ जुड़ जाए और अब आईएमएफ भी कहीं ना कहीं ये हमसे चाह रहा है कि क्या जो वो ममालिक हमसे कह रहे थे वो अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल करते हैं। चूंकि एक 1.1 बिलियन डॉलर देने से पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होने जा रहे, पाकिस्तान को इंटरनेशनली और बोरोइंग की जरूरत है क्योंकि हमारी पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होते जा रहे। लेकिन ये बताइएगा कि जो सोना मुसलसल महंगा होता चला जा रहा है, आपकी नजर में उसकी क्या ये भी रीजन कनेक्टिविटी है इसके साथ? जी देखिए कोई भी मुल्क जो है ना उसकी जो अगर आप उसको देखते हैं इकोनॉमी किस तरह से चलती है तो वो पैक्ड होती है कि उसके पास रिजर्व्स डॉलर के कितने हैं और उसके पास सोने के ज़खायर कितने हैं और आपकी इकोनॉमी चलती ही उसी के बुनियाद पे है। अब डॉलर अगर आप देखें तो इंटरनेशनली डॉलर की प्राइसेस इंटरनेशनल एज अ इंटरनेशनल करेंसी भी फर्क पड़ रही है और जो गोल्ड पहले $1800 पर आउंस चला गया था अब वो कुछ नीचे आके वो 1700 के बैरियर पे आया। तो इंटरनेशनली तो सोने की प्राइसेस कम आ रही है, लेकिन अगेन जो हम बात करते हैं कि हम जो हमारे यहाँ बहुत सारे जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने पहले भी बात की और हम सेंटिमेंटल वैल्यू पे बात करते हैं, सेंटिमेंट्स पे मार्केट हमारी रिएक्ट करती, तो उस वजह से एक जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी ये पोजीशन रहेगी और यकीनन अच्छा ज़ीशान साहब मैं इस तरफ आ रहा था, ये दो बातें, एक तरफ हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और हम देख रहे हैं कि बार बार ये मुख्तलिफ जमातों की तरफ से जो है ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि जो इस वक्त हुकूमत वक्त है ये उनकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो खैर है ही, जो हम मईशत में खराबी देख रहे हैं इसकी वजह भी वही है। दूसरी जानब सर ये भी जरूर बताइएगा कि जब हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट का जिक्र हो लेकिन सरमायाकारों को एक ट्रस्ट चाहिए होता है और बार बार पाकिस्तान का मुवाजना किया जाता है श्रीलंका के साथ, तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का मुवाजना किया जा सकता है श्रीलंका की सिचुएशन के साथ, और दूसरी बात ये कि क्या आप समझते हैं कि इस तरह का मुवाजना करने से जो ट्रस्ट है एक बिजनेसमैन का वो भी मुतासर होता है, हमारी स्टॉक मार्केट भी नीचे आती है और उसकी वजह से हमारी ओवरऑल मईशत को भी नुकसान पहुंचता है? देखिए आपने बिल्कुल सही बात की कि जब भी आप किसी एक एग्जांपल दे देना कि अगर कोई सिंकिंग शिप हो तो अगर आप उसके साथ कंपेयर करने लगेंगे अपने आप को तो ये अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी।
पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ये किसी भी तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस वक्त फीजेबल नहीं है। हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम हर रोज लड़ रहे होते, कोई ना कोई नया पॉलिटिकल क्राइसिस हर रोज हमारे सर पे होता है। तो ये चीज जो है न सिर्फ आपकी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट तो खैर क्या आएगी, इंटरनल इन्वेस्टमेंट में भी जो है ये चीज जो है लोग अपनी पोजीशंस ले लेते हैं कि जब तक सर्टेनिटी नहीं आएगी तो वो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आप ये देखिए इकोनॉमी का जो सिलसिला है, इकोनॉमी है, हम यकीनन हम वो कर नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आखिरी में थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडलाइंस, और आपने बड़ी अच्छी तरीके से अपने एक्सपीरियंस के सारे सफर को मद्देनजर रखते हुए सिचुएशन का आपने एक जायजा भी लिया और हमारे साथ जो है वो शेयर भी किया। थैंक यू सो मच ज़ीशान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद, माहिर माशियात। आपके वक्त का और आप लोगों के वक्त का भी मजीद हमें साथ की ज़रूरत है। यकीन करिए अभी 11 बजने में वक्त है, हमें रहेगा हमारे साथ वक्त के बाद। शाज़िब फरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार। विल बी राइट बैक। चले फिर मैं आपको पीछे पीछे। वेलकम बैक। नहीं आप पीछे पीछे नहीं, आप साथ ही चले हुए और देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं। खैर पाकिस्तान तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारे मुख्तलिफ जो लोग हैं, खासतौर पर जो आर्टिस्ट लोग हैं, वो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात दुनिया से आगे निकल गई है माया। मतलब आप से बाहर, अच्छा खला में चलेगी, मैं आप से बाहर आ गई खला में चलेगी जनाब। हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट का जो काम है वो खला में एग्जिबिट किया जाएगा और एग्जिबिट करते करते धूम भी मचाएगा। ये बहुत ही आप ये ना समझे हमने ये खबर बनाई है, वो दिन खत्म हो गए हमारे खबर बनाने वाले, लेकिन ये वाकई में एक बहुत ही जबरदस्त खबर है कि जनाब जिस तरह शाजिब ने बताया कि इलॉन मस्क का जो स्पेस एक्स है बिल्कुल ये लॉन्च, याद है वो लॉन्च वाली जो खबर आ रही थी लेकिन ये तहाइफ लेकर रवाना हो गया है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तहाइफ लेकर वहाँ जाएगा तो फिर वहाँ पर नहीं आप यही भेज देते, बर्थडे में दिसंबर में भेजने को मसला नहीं है, हम दोनों दिसंबर में। दिलचस्प बात ये कि इन तहाइफ में पाकिस्तानी जो खातून आर्टिस्ट हैं आयशा मुबारक अली का आर्ट वर्क भी इसमें शामिल है, जो कि बहुत बड़े कह लें कि फख्र की बात है पाकिस्तान भर के लिए। ये हमारे लिए भी एक बड़े एजाज की बात है। इसी वजह से आज हमने उनको प्रोग्राम में शामिल भी किया है, उनसे बात भी करना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि ये कौन सा आर्ट पीस है माया। अरे वाह वाह जबरदस्त। तो आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल आयशा, खुशामदीद करेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। हेलो, जबरदस्त। अच्छा आयशा, आप कंफर्टेबल अंग्रेजी में हैं, उर्दू में हैं या आप दोनों में हैं? नहीं दोनों में बिल्कुल हम उर्दू में बात करते हैं जी। परफेक्ट। पार्सल का भी इंतजाम है वैसे। अच्छा लेकिन आप कैसे फील कर रही हैं अपने सिर्फ? हम अभी बात हमने खुश हो रहे थे, आर्ट आपका गया, आर्टिस्ट आप है, नाम आपका हो रहा है, लेकिन हम आपके लिए खुश हैं। हम बिला वजह खुश हैं, हम बड़े बाराती। लेकिन आप बताएं स्पेस एक्स और नासा में जो आपका आर्ट पीस गया ये कौन सा है और ये क्यों गया है? ये बिल्कुल, ये देखें, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है इस वजह से क्योंकि देखिए जब हम स्पेस की बात करते हैं तो ये आइडियाज़ अभी तक पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते। तो जब हम आर्ट की बात करते हैं, आर्ट जब वो उन चीज़ों को विजुअलाइज करता है जो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही, चाहे वो गैलेक्सीज हो गई, हम डिफरेंट जो है पिक्चर्स देखते हैं स्पेस की, तो हमें हमेशा इंस्पायर करती हैं। तो जब हम वो आर्ट बनाते हैं उसका मकसद ये होता है कि लोगों को इंस्पायर किया जाए और उन चीज़ों पे बात की जाए जो अभी दूर है लेकिन वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो आर्ट है अब वो स्पेस के साथ लिंक होकर हमारे लिए काफ़ी चीज़ों के सॉल्यूशंस निकाल रहा है और हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई या वो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हो गई। तो आई थिंक इसका रोल हम सब के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन आयशा आप इस वक्त कहाँ है? मैं पूछना चाहूँगी, आप इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं जहाँ से आप हमसे बात कर रही हैं बराह रास्त? नहीं, इस वक्त अभी मैं पाकिस्तान में हूँ जी। ओह गुड, वेलकम बैक। लेकिन कितनी बड़ी बात है वैसे वाकई में आपका काम सेलेक्ट होना और हो जाना और फिर आपको खबर आना, ये तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। ये कैसे हुआ सब मुमकिन? ये देखिए ऐसे हुआ कि मैं मेटा विजनरीज एक प्रोजेक्ट है, एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है, प्लेटफॉर्म है जिसका मैं पार्ट बनी और उनके साथ मैं एक क्रिएटिव डायरेक्शन का जो पूरा काम है उसमें इन्वॉल्व हूँ। और उसमें क्या होता है कि ग्लोबल टीम्स आती हैं, हम उसमें डिफरेंट चीज़ें जो है स्पेस पे भेजते हैं। स्पेस पे भेजते खाली हम आर्ट नहीं, आर्ट के साथ साथ उसकी कम्बिनेशन में काफ़ी चीज़ें जा रही हैं, जैसे जो अभी हम रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, राइट, उसके साथ म्यूज़िक भी जा रहा है, उसके साथ जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है जो कि हमारे क्लाइमेट के साथ
साथ लिंक होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगेन क्लाइमेट को जिस तरीके से ऊपर से देखा जा सकता है वो आप जमीन पे नहीं ऑब्जर्व कर सकते, ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। और इन सबको हम किस तरह कर रहे हैं, वो Web3 की जो टेक्नोलॉजी अभी आई है उसका भी एक यूज है। तो काफी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और इसमें अगेन आर्ट का एक बहुत मेजर रोल है, क्योंकि अगर आर्ट की विजुअलाइजेशन नहीं होंगी, क्योंकि तो मैं यही रोल समझना चाह रहा था आयशा, ये जो आप मेजर रोल की बात कर रही हैं कि आर्टिस्ट का और आर्ट का बड़ा मेजर रोल है, ये मैं थोड़ा कनेक्ट करना चाह रहा हूँ अपने लिए भी और ऑडियंस के लिए भी कि स्पेस और आर्ट का एक क्या कनेक्शन है, क्या रेलेवेंसी है। जी, सबसे पहले तो ये कि ये जो आर्ट है ये स्पेसिफिक 3D आर्ट है, 3D मॉडलिंग इसको बोलते हैं और इसको 3D रेंडरिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो ये वाला आर्ट है ना, इसको आप यूज करते हैं, कनेक्ट करते हैं मेटावर्स और Web3 की टेक्नोलॉजीज के साथ। और फिर दूसरा ये है इसका यूज, जब आप इसको मेटावर्स मतलब जो VR हेडसेट्स है जिसके थ्रू आप मेटावर्स के अंदर एंटर होते हैं, उसके साथ क्या होता है, आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं स्पेस में, जैसे कि आप एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं। जब आपको सिमुलेशंस में डाला जाएगा जो कि एक सेकंड रियलिटी है, एस्ट्रोनॉट्स को समझ आएगा कि आपने स्पेस के ऊपर बेसिकली कैसे अपने आप को परफेक्ट तरीके से आर्टिकुलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। दूसरा ये तो बड़ा, ये 3D वर्जन तो बड़ा हेल्प आउट करेगा फिर स्पेस में। एग्जैक्टली, बिकॉज इट चेंजेस एवरीथिंग। अब उनकी ट्रेनिंग भी डिफरेंट तरीके से हो सकती है, उस इन्फॉर्मेशन को अगेन लिंक किया जा सकता है एआई के साथ इन द मेटावर्स, और फिर हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। जैसे अगर कोई यहाँ बैठा है वो भी इसको इतना ही एक्सेस कर सकता है, अगर कोई अफ्रीका में बैठा है वो भी इसको इतना एक्सेस कर सकता है, और सेम इमर्सिव रियलिटी के साथ। ये नहीं कि हम जैसे अभी वीडियो पे बात करें तो ऐसे नहीं होगा, वो बिल्कुल इमर्सिव होगा, आप उसके अंदर ऐसे फील करेंगे कि जैसे एक सेकंड रियलिटी है। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। राइट आयशा, मैं माशाल्लाह आपको सुन रही हूँ और आप इतने अच्छे तरीके से समझा रही हैं, गॉड ब्लेस यू। मुझे एक सवाल आपकी बात सुनते सुनते एक जहन में आया, वो ये कि अभी तक आपके जो उम्र की जो नौजवान हैं उनको आई एम श्योर बहुत अवेयर है, मतलब हम हमसे ज़्यादा बहुत अवेयर हैं, लेकिन स्टिल एक बहुत बड़ा एरिया है, मैं समझती हूँ एक स्पेस है जहाँ पर अभी तक इस मेटावर्स को या इस वक्त जो वेब के हवाले से जो उसकी जितनी भी लिंक्ड चीज़ें हैं वो लोगों को नहीं पता। तो कमिंग फ्रॉम आपसे अगर आएगा ना, और आपके हम उम्र या शायद आपसे बड़े या छोटे भी आपको समझ पाएंगे, ज़रा समराइज वे में समझा सकती हैं ताकि आम इंसान समझने की कोशिश करे क्या है मेटावर्स, क्या है ये वेब का, जो जिस तरीके से Web3 है, ये तमाम चीज़ें। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो छोटे बच्चे उनको ये बात ज़्यादा समझ आती है क्योंकि वो गेम्स खेलते हैं, 3D गेम्स खेलते हैं, तो उनके लिए चीज़ समझना आसान है। और आई थिंक ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन यही है हर किसी को समझाने के लिए कि बेसिकली इट्स लाइक अ गेम, उसकी इन्वायरमेंट इट्स लाइक अ 3D गेम, बट द गुड थिंग इज कि वही सेम टेक्नोलॉजी यूज हो रही है अब नेटवर्किंग के लिए। जैसे अगर आपने किसी से बात करनी है, आप आपकी दूसरी आइडेंटिटी मेटावर्स में होगी और उसका एक पूरा एनवायरनमेंट होगा। और लिटरली इट्स सो सीरियस कि जिस तरीके से लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं अपने बिजनेसेस में, अपने डिफरेंट कामों में, उसका सच में इम्पैक्ट इतना आता है कि जो चीज़ें आप सच में वीडियो के थ्रू नहीं कर सकते ना, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी है उसके ऊपर कम्युनिकेट करना, ज़्यादा आपके फील होता है कि आप उसी इन्वायरमेंट का पार्ट हैं, चाहे वो अंडर वाटर वर्ल्ड हो गया, चाहे वो स्पेस हो गई। बिकॉज ऑब्वियसली जो उधर चीज़ें आप, हमारी एक्सेस तो नहीं, अभी हम एस्ट्रो टूरिज्म पे तो नहीं काम करें ना, तो हमारी एक्सेस वहाँ स्पेस तक कैसे हो सकती है कि हम उस इन्वायरमेंट का पार्ट बने जो आर्टिस्ट ने कंस्ट्रक्ट किया हमारे लिए, ठीक है, जो 3D मॉडलर्स ने कंस्ट्रक्ट किया। तो ये जो लिंक है ये बेस्ट एग्जांपल है बताने के लिए कि Web3 और मेटावर्स का क्या पोटेंशियल है हमारे लिए, और हम क्यों इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने मेटाविजनरीज का जो प्रोजेक्ट है उसमें क्यों कर रहे हैं। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा आयशा, हम तो जानना चाह रहे हैं, ये आपने कब AI और मेटावर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, या कब आपने इसका इनिशिएटिव लिया और आपने सोचा कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना है? पैदाइश से पहले नहीं, एक्चुअली 2 to 3 years हो गया मुझे इसमें। मैं जब आर्ट करती थी, मुझे हमेशा से डिजिटल आर्ट का इंटरेस्ट था। साइड पे मैं आई ऑलवेज यूज टू रिसर्च समथिंग न्यू, ठीक है। अब उसमें रिसर्च करने क्या होता है, आप देखते हैं कि ग्लोबल कम्युनिटी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही, कौन कौन से नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं और कौन कौन सी न्यू टूल्स आ गए हैं जो कि आर्टिस्ट यूज़ कर सकते हैं, वही अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए, वही एक कंसेप्चुअल मैसेज देने के लिए, वही एक होता है ना एक इंपॉर्टेंट इशू जो सोशल इशू है उसकी तरफ एक तवज्जो लाने के लिए। बातें सारी वही हैं, बट हमारे पास एडवांस टूल्स आ गए हैं, ठीक है। तो उनको यूज करके मैंने हमेशा से रिसर्च की कि एआई को कैसे हम यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का क्या रोल होगा। और फिर इंटरेस्टिंग चीज ये, जब मैं कर रही थी तो Web3 का एक आपको पता है ट्रेंड आ गया, हर कोई बात कर रहा है। तो बात वही है, क्योंकि आपकी रिसर्च जब होती है और एक अपॉर्चुनिटी आती है तो फिर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जैसे मेटाविजनरीज, हम उनके साथ अभी इनोवेशन लैब्स पे काम कर रहे हैं। वो सारा जो स्पेस इनोवेशन लैब्स का फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हमने मेटाशिप, जो हमने एक स्पेसशिप बनाई है मेटावर्स के अंदर, उसके साथ कनेक्टेड है। तो इंटरेस्टिंग चीज यही है कि जो
रियलिटी है, एक्चुअल रियलिटी, हमने इसको डिजिटल रियलिटी के साथ कनेक्ट कर दिया और उस सब को हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिए? स्पेस के साथ, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहाँ SpaceX का रॉकेट गया है, हमारे आर्टवर्क्स लेके, हमारा म्यूजिक लेके, हमारे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स लेके और डिफरेंट मटेरियल्स पे काम हो रहा है। यस बिल्कुल एग्जैक्टली आयशा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। के लिए बस इतना ही। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाज़ेब और माया को दीजिए कल तक के लिए इजाजत और खैर आफियत वाली अगर बारिश रही और हालात रहे और हम आ सके तो जरूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।